पुलिस का पेपर है, यूपी के अंदर पेपर हुए तो स्टूडेंट कहता है सर हमारे गांव में दो लोगों ने 15-15 लाख रुपए दिए, उनका हो गया। कई स्क्रीनशॉट पहले से आ जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त रंजीत सर मौजूद है। सर, सीधा सवाल, यहाँ पर आने का कारण आपका क्या रहा? हाँ मैम, मैं समझता हूँ कि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वस्थ आंदोलन होते रहने चाहिए और हम जैसे जिम्मेदार नागरिकों का कर्तव्य है कि हम उस आंदोलन को सपोर्ट करें। छात्रों के तमाम मुद्दे, किसानों के तमाम मुद्दे, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ, तो बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा नैतिक धर्म है कि मैं छात्रों के मुद्दों पे छात्रों के साथ खड़ा रहूं, क्योंकि उसी छात्र की फीस से मेरा घर चलता है, खाना खाते हैं हम लोग, नौकरी में कुछ भी, तो छात्रों के साथ खड़ा होना मेरा नैतिक धर्म है। पिछले कई सालों में आप जो इस प्रकार से पेपर धांधलियां हो रही हैं, पेपर आउट्स हो रहे हैं, तो उनको लेकर के मैं यहाँ आवाज बुलंद करने आया हूं। अभी इससे पहले हमने देखा था कि जब एसएससी का पेपर लीक हुआ, फिर यूपीएससी को लेकर जानकारी सामने आती है, तो तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पे सड़कों पर है। तो ये जो जो जहाँ से पेपर लीक हो रहा है, तो वो क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी ले रहे, उसका क्या कारण नजर आ रहा है? ये तो मैम सरकार के काम है कि किसकी जिम्मेदारी है, कहाँ से पेपर हो रहे हैं। तभी तो हम सरकार से कह रहे हैं कि भैया उन लोगों को पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसके खिलाफ कानून बनाइए। हम सभी शिक्षकों ने खुल के कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उसको फांसी भी दे दो। अगर आप कानून बनाना चाहते हैं तो कठोर से कठोर कानून बनाओ, पकड़ने का काम उनका है। हम तक जो बातें आती हैं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का पेपर है, यूपी के अंदर पेपर हुए, तो स्टूडेंट कहता है सर हमारे गांव में दो लोगों ने 15-15 लाख रुपए दिए, उनका हो गया। कई स्क्रीनशॉट पहले से आ जाते हैं कि देखो इन दोनों बच्चों का होना ही होना है। एक ही रूम में बैठे 18-18 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो तमाम ऐसे। लेकिन ये पकड़ने का काम, धांधली बाहर आए, ये तो सरकारों का काम है। तो जो एसएससी पेपर लीक वाला मामला जब सामने आया, तो तब भी स्टूडेंट सड़कों पर थे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। तो क्या लगता है इन सारी चीजों में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो खुद ही काम नहीं करना चाहती है, या फिर उसी में ही मतलब ऐसा है कि दिक्कत है? देखो, नीट के जैसे पेपर आउट हुआ तो नीट का मामला, चूंकि एलीट क्लास के लोग होते हैं तो उन्होंने तुरंत संज्ञान में ले लिया। दूसरा, ऐसा नहीं, मैं हमेशा मैम नीति का विरोध करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन नीतियों का मैं विरोध कर लूंगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को ये देख लेना चाहिए कि आखिर इतने बच्चे ऐसी गर्मी में सड़क पर हैं। मैं तो सवाल करूंगा, अगर आपका बच्चा ऐसी गर्मी में प्रोटेस्ट में हो, जिसको पढ़ना चाहिए वो ऐसी गर्मी में संघर्ष कर रहा है, तो आपका क्या बीतेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से हाथ जोड़ के यही कहूंगा, इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए, सच को सच बताइए, झूठ को झूठ बताइए, दूध का दूध, पान का पानी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो दहशतगर्द की बी टीम है। इस तरीके से अगर देश में छात्र अपनी आवाज उठा रहा है, तो वो दहशतगर्द कैसे हो? हम, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगी तो इतिहास में ऐसा हमेशा है, किसी की भी सरकार हो, जो भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो लोग उनको बी टीम का सहारा दे देते हैं, उन पर ये आरोप लगा देते हैं ये विपक्ष की साजिश है, ये सब। अब जैसे मैं देख रहा हूँ तमाम शिक्षक यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम पढ़ाना है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, नहीं उन्हें इलेक्शन लड़ना है, नहीं वो किसी के पार्टी के मेंबर हैं। तो ये तो मैम हमेशा से आरोप लगाए, लेकिन मेरा मानना है कि आंदोलन होते रहने चाहिए, गलत का विरोध हमें बिल्कुल करना चाहिए। और जो भी हमारे नेशनल लीडर थे, चाहे मैं गांधी जी की बात करूं, राम मनोहर लोहिया जी की, तो वो हमें सिखा के गए हैं कि बेटा गलत का विरोध करना, और हमने उन्हें इतिहास की किताबों में पढ़ा है। तो उन्हीं की बातों को मानते हुए मैं गलत का विरोध करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया। एक आखिरी सवाल है कि जितने भी टीचर्स हैं हमारे देश में, तो उसको लेकर तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो हमेशा ही कहती नजर आती है कि कोचिंग वाले माफिया है, धांधली करते हैं वो लोग भी, वही बच्चों को भविष्य नहीं बनाना चाहते। तो ऐसे लोगों को और बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे एक टीचर? देखो मैम, मैं आपको बताऊं, अगर आज ये कोचिंग वाले नहीं होते तो आज इतने सारे स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्ट ना होते। आप सरकारी स्कूलों की, सरकारी कॉलेजों की व्यवस्थाओं को देखिए, वहां पे पढ़ के बच्चा कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा, सरकार ने जो सिलेबस बनाया है, एक बच्चा कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़े, लेकिन वो सिलेबस बिल्कुल कंपटीशन में नहीं आता। रीजनिंग कंपटीशन में आता है, 12th तक नहीं पढ़ाया जाता। जो मैथ कंपटीशन में आता है वो 12th तक नहीं पढ़ाया जाता। जो जीएस कंपटीशन में आता है वो 12th तक नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारा उदय तब हुआ जब ये लोगों ने अपनी व्यवस्था को नहीं संभाल पाया। स्कूलों ने, कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटियों ने, प्रोफेसर कहाँ पढ़ा रहे हैं, 3 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। आप उस कॉलेज में कमरा जाके देखिए, स्पेशली यूपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, कहीं भी कमरों पे धूल है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, टीचर टाइम पर नहीं आ रहा, तब कोचिंगों का उदय हुआ। हमने तो घर वालों से, बच्चों से कहा नहीं कि हमारा कोर्स ले लो जबरदस्ती। उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि हम सीख रहे हैं। तो मैडम 99 रुपए, 499 रुपए, 999 रुपए, ये 1500 रुपए तक लास्ट लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं 499 में 1 साल पढ़ा रहा हूँ, तो आप बताइए क्या फीस है। इतना तो अंबानी जी रिचार्ज का ले लेते हैं।